हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस क्या होती है और ये कितने टाइप की होती है, और इसके साथ में हम देखेंगे कि इसके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन के मैकेनिज़्म होते हैं, जो कि हमारे इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन होता है, और जो आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म होता है वो क्या होता है, उस सबको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस क्या होती है। तो जैसा कि आप इसके वर्ड से समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। और किसके बीच में होगा, एक जो हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स या फिर कोई स्पीसीज होगी, उससे दूसरे कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से क्या होगा, सेकंड कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। या फिर हम कह सकते हैं एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कहलाता है। और ये रिएक्शन जो होती है क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन, या फिर जिसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, वो कहलाती है। ठीक है, अब इसे हम रेडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं वो भी हम समझेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पास में जो एक हमारे पास में स्पीसीज है, ये हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स है, जब ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जो है दूसरे कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र कर देता है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाने से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो तो क्या होता है हमारे पास में, उसका तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह से क्या कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज करके दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो दूसरी स्पीसीज है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लेके इसको ऑक्सीडाइज कर रही है, तो क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण और अपचयन यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ में हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाली स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन देगी उसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्टेंट। ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास में होती है, जो इलेक्ट्रॉन लेती है, जिसका क्या होता है, अपचयन होता है या फिर रिडक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किससे किसके बीच में होगा, रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट के बीच में होगा। अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस को डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस वीडियो में जो है इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म पढ़ेंगे और आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्रॉस रिएक्शंस की भी बात करेंगे, लेकिन जो क्रॉस रिएक्शन से रिलेटेड हमारे पास में मार्कस सर्च थ्योरी आती है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये इनर स्फीयर मैकेनिज़्म कब होगा, आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म कब होगा, और जो क्रॉस रिएक्शन होती है उसमें वो क्रॉस रिएक्शन कब होती है, उसको मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो आउटर स्फीयर रिएक्शन तब होगी जब दोनों ही हमारे कॉम्प्लेक्स जो होंगे, उसमें जो हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन है और जो हमारे पास में लिगेंड है वो ज़्यादा सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ, तो कोबाल्ट NH3 6 और 2+, इसी तरह से इसका कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स जिससे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा वो हो जाएगा हमारे पास कोबाल्ट NH3 6 3+। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन जो होगा ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इस तरह से वापस हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, और जब हमारे पास में इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन कब होती है, जब हमारे पास में क्या हो, ब्रिजिंग लिगेंड हो। ब्रिजिंग लिगेंड होता है तब हमारे पास में क्या होती है, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो ब्रिजिंग लिगेंड कैसा आपको दिखाई देगा, तो जैसे ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स यहाँ बता देता हूँ, CONH3 5 और Cl। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे जो ये Cl है वो क्या है, एक तरह का ब्रिजिंग लिगेंड है। ठीक है, तो जब ये उपलब्ध होगा तो हमारे पास में जो रिएक्शन होगी वो इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म से होगी। अब क्रॉस रिएक्शन में कब होगा, जब हमारे पास में जो मेटल हो वो, और या फिर लिगेंड, या फिर जो वो दोनों ही हो वो क्या हो, अलग अलग हो, यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्सेस क्या हो, अलग अलग हो, क्या होंगे, दोनों कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तब हमारे पास में क्या होगा, तब हमारे पास में क्रॉस रिएक्शन होगी। और इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, मार्कस सर्च थ्योरी। ठीक है, और उस थ्योरी में हम देखेंगे कि जो हमारे पास में जो क्रॉस रिएक्शन होती है वो जो सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन है इनसे जो होती है ज़्यादा फास्ट होती है, और ऐसा क्यों होता है वो भी हम जो है ये मार्कस सर्च थ्योरी में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके आप नोट्स किस तरह से लिखोगे, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह से लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस। तो इसे किसे हम कहते हैं, तो दीज आर द रिएक्शंस इन विच वन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्पीसीज टू अदर, या फिर हम कह सकते हैं वन कॉम्प्लेक्स टू अदर कॉम्प्लेक्स, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस।
द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज लीड to the oxidation of donor and the reduction of acceptor. That's why they are the type of redox reaction. तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास में डोनर होगा वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो हमारे पास में एक्सेप्टर है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन डोनर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर क्या करता है, एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट and called as reductant, while the electron acceptor act as the oxidizing agent and called the oxidant, ठीक है। तो जो हमारे पास में रिड्यूसिंग जो एजेंट है हम किसको कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। और जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेज भी कहते हैं। और जो हमारे पास में डोनर होगा उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्टेंट भी कहेंगे, ठीक है। ये हमने चीज़ डिस्कस कर लिया। अब इसका हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल इसका, जिसमें क्या है, हमारे पास में एक जो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है और ये हमारे पास में बी कोई कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो ए जो होगा ये बी को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ए प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और बी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेके बी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए का जो है ऑक्सीडेशन हुआ है, बी का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। इसको इस कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल समझ सकते हैं। Fe2O6+2 वो रिएक्ट करता है Fe2O6+3 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा Fe2O6+3 और ये हो जाएगा Fe2O6+2। अब ये दोनों आयरन जो है अलग अलग रहे, इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्या करेगा, मार्क कर रखा है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन होती है हमारे पास में दो टाइप की होती है। फर्स्ट हमारे पास में होती है सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, ठीक है। सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन क्या होती है, जब बोथ स्पीसीज इन्वॉल्व हैव सेम मेटल एंड लिगेंड बट डिफरेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब हमारे पास में सेम मेटल हो, लिगेंड हो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तो वो क्या होगी, सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन या फिर सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल के लिए CONH3 6+2 है और CONH3 6+3, ठीक है। तो दोनों ही सेम है, बस अंतर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जब इसमें होगा तो ये +3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये +2 में, ठीक है। तो सेकंड टाइप की हमारे पास में रिएक्शन आती है क्रॉस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो ये कब होती है, जब बोथ स्पीसीज इन्वॉल्व आर डिफरेंट, दैट इज़ हमारे पास में आइदर डिफरेंट मेटल हो सकती है या फिर लिगेंड डिफरेंट हो सकते हैं या फिर दोनों ही डिफरेंट हो सकती है। तो इसी स्थिति में हमारे पास में क्या होगी, क्रॉस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगी। और जनरली ये जो रिएक्शंस होती है ये फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास में जो सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन होती है। ऐसा क्यों होता है, ये हम डिस्कस करेंगे मार्कस थ्योरी के अंदर नेक्स्ट वीडियो में। और इसका एग्जांपल है FeCN6 4- एंड मोलिब्डेनम CN6 3-, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Fe है और यहाँ पे क्या है, मोलिब्डेनम है। तो यहाँ पे इनका चार्ज भी जो है अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब है ना इससे इसमें ट्रांसफर होगा तो इस पर क्या हो जाएगा, 3-, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर इसमें होगा तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है एक कम हो जाएगी और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी एक इंक्रीज़ कर जाएगी। अब मैकेनिज्म की हम बात करें जिससे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र अकर होता है, तो हमको पता है कि इसमें हमारे पास में दो टाइप के मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट हमारे पास में होता है आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म और सेकंड होता है इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म। अब एक बार हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास में आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, और उसके बाद में देखेंगे इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म क्या होता है। तो आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म जो है आर मार्कस के द्वारा दिया गया था, और इन दिस मैकेनिज्म देयर इज अ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट एंड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर रिमेन इंटैक्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास में रिडक्टेंट, जो कि हमारे पास में क्या है, डोनर है, ठीक है, और जो ऑक्सीडेंट जो कि हमारे पास में एक्सेप्टर है, उसमें ट्रांसफ़र होता है। और जो हमारे पास में कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब जो हमारे पास में कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं वो आपस में कोई भी जो है इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ना बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। केवल एक दूसरे के जो है एक दूसरे के आते हैं, पास पास आ जाते हैं, ठीक है। The bond making and bond breaking does not take place. In other words, the complexes do not undergo ligand substitution and no new bonds are formed or broken. No bridge species फाउंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास में कोई भी जो बॉन्ड होता है ना तो ब्रेक होता है किसी भी जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स, जैसे कोई हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स ये हैं तो इनके बीच में कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ना भी कोई बॉन्ड नया फॉर्म होगा। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास में लिगेंड होते हैं उनका भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, केवल इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और इस ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होंगे उनमें हमारे पास में कोई ब्रिज लिगेंड भी नहीं पाया जाता है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस को हम इस तरह से जो है समझ सकते हैं, CrH2O6+2 और यहाँ पे दूसरा कॉम्प्लेक्स है COH2O6+3, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, रिडक्टेंट है, और ये हमारे पास में क्या है, ऑक्सीडेंट है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा और CrH2O6+3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, COH2O6+2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है वो जनरली जो देखा जाता है हाई स्पिन जो हमारे पास में क्या होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए या फिर हमारे पास में क्या होना चाहिए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। यहाँ पे ये दोनों ही क्या है, लो स्पिन ये क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज हैं, क्योंकि जो H2 है ये क्या है, एक वीक लिगेंड है, इसलिए जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ठीक है।
तो इसके मैकेनिज़्म की बात करें तो जो हमारे पास में ये है रिडक्टेंट, इसको हमने क्या डिनोट करें आर से, और जो हमारे पास ऑक्सीडेंट है उसको हम ओ से डिनोट करेंगे। तो इफ़ आर इज़ द रिडक्टेंट एंड ओ इज़ द ऑक्सीडेंट, द मैकेनिज्म ऑफ आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैन बी शोन एज। तो यहाँ पे क्या होगा, आर और ओ ये दोनों जब हमारे पास में रिएक्ट करते हैं तो इनमें क्या होता है, कोई भी बॉन्ड और ना ही बनेगा ना ही ब्रेक होगा। केवल क्या होगा कि जो हमारे पास रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट है वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, पास पास आएंगे। ठीक है, जैसे ही एक दूसरे के पास आएंगे तो इससे कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो हम क्या कहेगा, हम उसको क्या कहेंगे, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब ये और पास आ जाते हैं और एक दूसरे के एकदम मिनिमम दूरी पे आ जाते हैं, डिस्टेंस पे आ जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और इसको हम स्टार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में क्या होगा, जो हमारे पास में एकदम जब ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, और यहाँ पे जो हो जाएंगे चार्ज जो हमारे पास में क्या है, कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, चार्ज स्पीसीज हमारे पास में बन जाएगी, आर प्लस हो जाएगा, ओ माइनस हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे सक्सेसर कॉम्प्लेक्स। इस समय पे ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए। अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, चार्ज सेपरेशन हो जाएगा और आर प्लस ओ माइनस बन जाएगा, और ये हमारे पास में प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। इसके कुछ मेन पॉइंट्स की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द फॉर्मेशन ऑफ precursor complex and dissociation of successor complex is very fast but electron transfer is quite slow। तो हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुए थे प्रिकर्सर एंड जो हमारे पास में सक्सेसर कॉम्प्लेक्स बना था, तो प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन और सक्सेसर कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन जो होता है वो फास्ट होता है, लेकिन उनके बीच में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज़ के बीच में, वो हमारे पास में स्लो होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि इन द प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल बट देयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कम एज मच क्लोजर एज पॉसिबल टू ईच अदर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके बीच में कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, केवल जो हमारे पास में कोऑर्डिनेशन स्फीयर है दोनों कॉम्प्लेक्सेस के, वो एक दूसरे के मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जो हमारे पास में प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ट्रांजिशन स्टेट आफ्टर गेनिंग एनर्जी मेटल मेटल बॉन्ड डिस्टेंस इज द लोएस्ट ईयर। ठीक है, तो क्या होगा, एनर्जी गेन करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस समय पे जो हमारे पास में डिस्टेंस होगी वो एकदम लोएस्ट होगी। इस समय जो इलेक्ट्रॉन टनलिंग होती है फ्रॉम वन मेटल टू अनदर मेटल वो पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, इस समय जो हमारे पास में रिडक्टेंट है उससे ऑक्सीडेंस में ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन टनलिंग होती है इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास में एक मेटल है उससे दूसरी मेटल में जा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जो कैसे तरह से जाता है, तो जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, और वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इधर से जो एक कॉम्प्लेक्स होता है उससे दूसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर ट्रांसफ़र कर जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि आफ्टर चार्ज सेपरेशन सक्सेसर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड विच इज़ एक्चुअली आयन पेयर हेल्ड टुगेदर टाइटली। ठीक है, तब जब हमारे पास में ट्रांजिशन स्टेट के बाद जब चार्ज सेपरेशन हो जाता है तो जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स बनता है उसे हम सक्सेसर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और सक्सेसर कॉम्प्लेक्स और कुछ नहीं, बस आयन पेयर है जो एक दूसरे के पास पास में जो है जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो क्या है, प्लस कॉम्प्लेक्स, और एक जो हमारे पास में नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स होगा जो एक दूसरे के क्या है, पास पास जो है एक दूसरे के पास व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा पॉइंट आता है कि इन द एंड डिसोसिएशन ऑफ आयन पेयर इन सक्सेसर कॉम्प्लेक्स फॉर्म द प्रोडक्ट। तो जो हमारे पास में लास्ट स्टेप में जो सक्सेसर कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर आयन पेयर टाइटली एक दूसरे से टुगेदर जो होते हैं, हेल्ड रहते हैं, वो क्या होता है, वो डिसोसिएट हो जाता है, और जो हमारे पास में आर प्लस और हमारे पास में ओ माइनस जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाते हैं जो कि हमारे पास में प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हम इसका रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है आउटर स्फीयर की, तो इसमें क्या होता है, पहले जो हमारे पास में रिएक्टेंट होते हैं उससे जो हमारे पास में प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बनता है, देन हमारे पास में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और उसके बाद में हमारे पास सक्सेसर कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसके बाद में प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बनने के लिए कुछ एनर्जी गेन करनी पड़ती है रिएक्टेंट मोलिक्यूल को, और ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए और एनर्जी उनको गेन करनी पड़ती है, एंड देन आफ्टर जो ट्रांजिशन स्टेट से कुछ एनर्जी ये लूज़ करके क्या बनाते हैं, सक्सेसर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और फिर कुछ एनर्जी जो है इनको रिक्वायर्ड होती है प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। तो इस तरह से जो है इसका रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे क्या आएगी, फ्री एनर्जी, और यहाँ पे आएगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन को। फर्स्ट आता है ऑर्बिटल सिमेट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन टनलिंग होती है तब क्या होता है, जो हमारे पास में ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है एक जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स होता है दूसरे कॉम्प्लेक्स में थ्रू ऑर्बिटल ट्रांसफर हो जाता है। तो जो इसमें ऑर्बिटल सिमेट्री है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हमारे पास में सेम सिमेट्री ऑर्बिटल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अच्छे से फैसिलिटेट हो पाता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म रिक्वायर ऑर्बिटल ओवरलैप एंड अकर बिटवीन ऑर्बिटल ऑफ सेम सिमेट्री। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेम सिमेट्री की ऑर्बिटल के अंदर ही अकर होगा। इसके बाद हम देखते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप। उससे पहले यहाँ पे क्या है कि इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एग्जाम्पल की हम बात करें जो ईजी ट्रांजिशन होते हैं उनमें इन्वॉल्व करते हैं लार्ज चेंज इन बॉन्ड लेंथ एंड ऑर्बिटल ओवरलैप इज आल्सो स्मॉल ड्यू टू द लिगेंड स्टेरिक नेचर। दिस इज
दिस रिजल्ट इन अन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एट वेरी स्लो रेट। ठीक है, तो जो हमारे पास में ईजी ट्रांजिशन होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो एट वेरी स्लो रेट होता है एज़ कम्पेयर टू हम बात करें T2G ट्रांजिशन। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड T2G ट्रांजिशन इन्वॉल्व a small change in bond length and the orbital overlap is very good. This result in electron transfer at very fast rate। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो हमारे पास में फैक्टर आता है वो आता है ऑर्बिटल ओवरलैप। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज जनरली फास्टर फॉर सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज मेटल आयन देन दैट ऑफ फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं 3D सीरीज जो होती है हमारी, विच कैन बी एक्सप्लेंड इन टर्म्स ऑफ बेटर ओवरलैप ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ। जो हमारे पास में डी ऑर्बिटल जो होते हैं उनका जो ओवरलैप होता है ऑर्बिटल का वो बेटर हो पाता है 4D एंड 5D ऑर्बिटल का एज़ कम्पेयर टू 3D ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसलिए जो ऑर्बिटल ओवरलैप है वो भी एक वाइटल रोल प्ले करता है इन जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं उसके अंदर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, अ चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम हाई स्पिन टू लो स्पिन और लो स्पिन टू हाई स्पिन, द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर विल बी हाई, वेरी हाई एंड ए स्लो ट्रांसफ़र रिएक्शन प्रोसीड। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको कि जो हमारे पास में आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन होती है वो जनरली देखी जाती है हाई स्पिन या फिर लो स्पिन। ठीक है, या तो हाई स्पिन होना चाहिए या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे, जैसे T2G और EG हमारे पास में जो ऑर्बिटल होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, जैसे कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन आप और एक्स्ट्रा ऐड करते हो और ये कॉम्प्लेक्स होता है हाई स्पिन होता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है। तो इससे जो होता है ये इसकी रिएक्टिविटी होती है वो जो होती है चेंज हो जाती है, अभी क्या हो जाता है लेवल हो जाता है। तो इस तरह से जो होता है इनके जो हमारे पास में जो लेबिलिटी और इनर्टनेस है उसमें जो होता है डिफरेंस आ जाता है, इसलिए जो हमारे पास में एक्टिवेशन एनर्जी का पीरियड होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है और स्लो रेट ट्रांसफ़र रिएक्शन प्रोसीड होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास में फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म को। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म। तो इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या होता है? इन दिस मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट थ्रू ए ब्रिज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ब्रिज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पे कौन सा ट्रांसफर मैकेनिज्म होगा? इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होगा। द ब्रिजिंग लिगेंड मे और मे नॉट बी ट्रांसफर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो जो हमारा ब्रिजिंग लिगेंड है वो ट्रांसफर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके आधार पर हमने क्या कर रखा है, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक जो होगा जिसमें हमारे पास में ब्रिजिंग लिगेंड ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर, एक हमारे पास में जो मैकेनिज्म होगा उसमें ब्रिजिंग लिगेंड ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, द octaedral complexes require the dissociation of one ligand so that the bridging ligand can play role in contact between the reductant to and oxidant so that electron transfer can occur। अभी हम इसको देखेंगे कि जो हमारे पास में ब्रिजिंग लिगेंड है उसमें जो है किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और किस तरह से जो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक होगा उसमें क्या होगा, एक जो लिगेंड है वो हमारे पास में हट जाएगा। ठीक है, इनर स्फीयर रिएक्शंस जनरली अकर बिटवीन वन लेबाइल एंड वन इनर्ट रिएक्टेंट। तो इसमें हमारे पास में क्या कंडीशन है कि एक जो रिएक्टेंट है वो लेबाइल होना चाहिए, दूसरा हमारे पास में इनर्ट होना चाहिए। बोथ कॉम्प्लेक्सेस आर इनर्ट और इनर्ट होंगे तो जो हम इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगी वो डज नॉट टेक प्लेस करेगी, मतलब कि ये नहीं होगी। एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये हमारे पास CrH2O6+2 है और CONH3 5Cl+2 है। ठीक है, यहाँ पे H2O यहाँ पे NH3 है तो ये क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और ये हमारे पास में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, और आप T2G EG में इलेक्ट्रॉन को फिल करके देखना और बताना है कमेंट करके कि कौन सा इसमें जो है लेबाइल है और कौन सा इनर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा CrH2O5Cl+2 और इसमें जो है लिगेंड भी ट्रांसफर हुआ है। तो ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है, तो इस टाइप की रिएक्शन है जिसके अंदर जो हमारे पास में ब्रिजिंग लिगेंड है वो भी ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, अब सेकंड टाइप की जो हम इसमें रिएक्शन देखेंगे उसमें ब्रिजिंग लिगेंड ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये बन गया CrH2O5Cl+2। यहाँ पे आप देखोगे कि Cr जो था +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, लेकिन यहाँ पे Cl के जुड़ जाने की वजह से ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ गया है और COH2O जो हो जाएगा 6 बनेगा यहाँ पे जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो जितने भी NH3 जो होंगे H2O लिगेंड से रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि ये जो होगा बाद में अभी इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे T2G जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल करके तो अभी इनर्ट है, लेकिन जब ये ब्रिज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, लेबाइल बन जाएगा और सारे जो NH3 मॉलिक्यूल है वो H2O से रिप्लेस हो जाएंगे अगर इसको आप एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कराते हो। ठीक है, तो इसके जो मैकेनिज्म है कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे आप मैकेनिज्म लिख दोगे मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास में क्या है, Cr है, H2O6 चारों तरफ इसके पास में H2O जो है एक्वा लिगेंड है और इस पर टोटल +2 चार्ज है। दूसरा हमारे पास एक ब्रिज जो हमारे पास में लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स है जो कि है CONH3 5 और Cl। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, एक H2O मॉलिक्यूल जो हो जाएगा निकल जाएगा और Cl जो होगा यहाँ से ब्रिज बना लेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है
प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ब्रिज फॉर्म कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, वो फॉर्म हो जाता है। और इस जो हमारे पास सीएल ब्रिजिंग जो हमारे पास में लिगेंड है, उससे दोनों कॉम्प्लेक्स आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होगा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और सीएल भी इसके साथ ही यहाँ पे चला जाएगा। अब इसके बाद में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेज, जिसकी एनर्जी जो होगी हाई होगी। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो सक्सेसर कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें चार्ज सेपरेशन होगा, मतलब कि या तो क्या होगा, जो ब्रिजिंग लिगेंड है वो दूसरे कॉम्प्लेक्स के पास चला जाएगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे जो कॉम्प्लेक्स है उसके पास चला जाएगा। चार्ज सेपरेशन होने के बाद क्या होगा, अभी हमारे पास जो पहले चार्ज था प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स या फिर आप कह दो रिएक्टेंट के अंदर, इस पर Cr जो था +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, CO जो था +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ठीक है। लेकिन चार्ज सेपरेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, Cr जो हो जाएगा हमारे पास में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, CO +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ जाएगा। अब वहाँ पे क्या होगा, लास्ट में जो हमारे पास में एक्वा लिगेंड रिप्लेस निकला था, वापस इसमें आके ऐड हो जाएगा। Cl कहाँ चला गया, इस वाले कॉम्प्लेक्स में आ गया Cr H2O5 Cl, इससे इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गई। और यहाँ पे दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है CONH3 5 H2O, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, क्योंकि जो Cl है वो यहाँ से निकल चुका है। अब क्या होगा कि ये हम रिएक्शन एक्वस जो मीडियम में कराते हैं, तो जितने भी NH3 जो हमारे पास में लिगेंड है वो क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं बाय H2O लिगेंड से, एक्वा लिगेंड से। और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो होता है COH2O6+2, ठीक है। तो इस तरह से जो हम आउटर हमारे पास में इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है, विद द हेल्प ऑफ हमारा क्या होता है कि जो ब्रिज एक्टिवेटेड लिगेंड होता है वो भी ट्रांसफ़र होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास में जो हमारे पास में दूसरा टाइप का जिसका मैकेनिज्म होता है, जिसमें जो लिगेंड होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो किस टाइप से होता है। द रेट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन जनरली इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर ऑफ द ब्रिजिंग लिगेंड। तो ब्रिजिंग लिगेंड का जितना न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अब जो इनर स्फीयर रिएक्शन होती है जिसमें हम बात करेंगे विदाउट लिगेंड ट्रांसफ़र, तो पहले हमने देखी थी वो थी विथ लिगेंड ट्रांसफ़र, जिसका मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस किया था, तो वो आप अलग से पॉइंट बना के लिखना, इनर स्फीयर रिएक्शन विथ लिगेंड ट्रांसफ़र। तो इसका मैकेनिज्म जो है हमने पीछे डिस्कस कर लिया और रिएक्शन भी पीछे डिस्कस कर लिए। अब हम देखेंगे इनर स्फीयर रिएक्शन विदाउट लिगेंड ट्रांसफ़र। तो इनर स्फीयर रिएक्शन विदाउट लिगेंड ट्रांसफ़र वाली रिएक्शन में क्या होता है कि जो लिगेंड होता है, जो ब्रिजिंग लिगेंड, यहाँ पे जो Cl है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अदर कॉम्प्लेक्स, बस केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो इसका एग्जांपल है IrCl6 2- कॉम्प्लेक्स, जिसमें IR जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और सेकंड है हमारे पास में CrH2O6+2, जिसमें Cr जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, और किस तरह से होगा, यहाँ से H2O जो है वो निकलेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ब्रिजिंग लिगेंड जो होता है दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में एज ए ब्रिज काम करता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो होता है वो प्रोसीड होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कहाँ से होगा, Cr जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है IR को दे देगी थ्रू हमारे पास में जो ब्रिजिंग लिगेंड है उसकी हेल्प से। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर Cr एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ करती है तो इस पर जो +2 चार्ज था वो इंक्रीज़ होकर +3 हो जाएगा, और Cr +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, और ये वाला कॉम्प्लेक्स जिसमें IR है वो किसमें आ जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। जब पहले ये केस में था +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस समय क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद में क्या होगा, जो H2O जो हमारे पास में एक्वा लिगेंड था, जो पहले रिप्लेस यहाँ से निकला था, ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए वापस इसमें ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास में क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। और वापस जब ये ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, जो हमारे पास में दोनों जो कॉम्प्लेक्स थे जो हमारे पास में जो शुरुआत में लिए थे वो वापस हमको लास्ट में मिल जाएंगे, IrCl6 3- हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, जबकि CrH2O6 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3+ चार्ज जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है इसने इसको डोनेट कर दिया है। तो इस तरह से जो है हमारे पास में इनर स्फीयर रिएक्शन होती है जिसमें लिगेंड का ट्रांसफ़र नहीं होता है। और इससे पहले वाली रिएक्शन हमने देखी थी, उसमें हमने देखा था कि जो लिगेंड का ट्रांसफ़र भी जो होता है उसके अंदर होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया इनर स्फीयर आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन और दोनों मैकेनिज्म को समझा, और साथ ही हमने देखा कि क्रॉस रिएक्शन क्या होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे पास में क्रॉस रिएक्शन है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, और साथ में देखेंगे कि उनकी जो रिएक्शन के लिए जो हमारे पास में रेट कांस्टेंट आता है उसको हम मार्कस सर्च थ्योरी से किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है।